morning students. Welcome to the next part of the determinant video. In video 1 we studied about how to calculate the determinant, that is how to calculate the value of the determinant. इस वीडियो में जो कि आपकी इंट्रोडक्शन भी है एक्सरसाइज 4.2 का, इसमें हम सीखेंगे वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स. इन प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हम फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट की वैल्यू. ज़्यादातर क्वेश्चन आपके बोर्ड में इसी में आते हैं कि यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट कैलकुलेट द डिटर्मिनेंट वैल्यू. 4 मार्क्स में पक्का प्रॉब्लम आता है. तो क्वेश्चंस को करने से पहले सीखते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं डिटर्मिनेंट की. प्रॉपर्टीज लगाने से आपका क्वेश्चन ईजी हो जाता है, रादर देन आप उसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे, उसको एक्सपेंड करके बहुत लंबा पड़ता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, ये आज का टॉपिक है. लिखिए प्रॉपर्टी नंबर 1. पूरी मैं प्रॉपर्टी राइट करूंगा, आपको हर एक प्रॉपर्टी उतारना है अपनी नोटबुक में. वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, प्रॉपर्टी 1 कहती है द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट. ये प्रॉपर्टी बिल्कुल पक्की होनी चाहिए. प्रॉपर्टी याद है वो अप्लाई करोगे क्वेश्चन में, अपने आप आंसर आएगा. द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट remains unchanged if its rows and columns are interchanged. ये आपकी पहली प्रॉपर्टी है. अब मैं आपको इसका मतलब बताऊँ. कह रहे हैं वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड. डिटर्मिनेंट की वैल्यू अनचेंज्ड रहेगी अगर मैं उसके रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दूं. मतलब अगर मैं किसी भी डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज ले लूं तो क्या होगा, उसकी वैल्यू अनचेंज्ड रहेगी. फॉर एग्जांपल मेरा एक डिटर्मिनेंट है डेल्टा. सपोज A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये मेरा डिटर्मिनेंट है. अगर मैं इसकी रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दूं, जो मेरा नया डिटर्मिनेंट आएगा डेल्टा 1, पहली रो को पहली कॉलम में लिख दिया, दूसरी रो को दूसरी कॉलम में लिखा, तीसरी रो को तीसरे कॉलम में लिखा. अगर मैं इसकी रोज और कॉलम इंटरचेंज कर दूं तो ये दोनों डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम होती है, दैट इज डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1. इन शॉर्ट किसी भी डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज ले लिया तो वो सेम वैल्यू आएगी. डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती अगर मैं इसका ट्रांसपोज ले रहा हूँ. ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 1 थी. चलिए अब लिखिए प्रॉपर्टी नंबर 2. प्रॉपर्टी 2, राइट डाउन. If any two rows or columns of a determinant are interchanged, then sign of a determinant changes. मतलब अगर मैं किन्हीं भी दो रोज, if any two rows और columns are interchanged, दोनों में अभी डिफरेंस बताऊंगा कि प्रॉपर्टी 1 और 2 में क्या डिफरेंस है. then value of determinant becomes negative. Then value of the determinant becomes negative हो जाती है या चेंज हो जाती है. चलिए देखते हैं. अगर मेरा डेल्टा है, कोई वाला एग्जांपल लेता हूँ, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3. अगर मैंने इसमें ऑपरेशन लगाया R1 एक्सचेंज R2, कोई भी दो रोज को चेंज करना है आपने या कोई भी दो कॉलम को. अगर दो रो को इंटरचेंज कर रहे हो या दो कॉलम को, C1 एक्सचेंज C2 या R1 एक्सचेंज R2, तो जो नया डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी पुराने के रिस्पेक्ट में. अगर मैंने R1 को एक्सचेंज कराया R2 से तो A2 B2 C2 ऊपर आ जाएगा, A1 B1 C1 नीचे आ जाएगा, A3 B3 C3 एज इट इज रहेगा. जो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी वो आएगी इक्वल टू माइनस डेल्टा के बराबर.
मतलब अगर मैंने इस डिटर्मिनेंट में ऑपरेशन लगाया, R1 एक्सचेंज R2 लगाया, तो जो पुराना डिटर्मिनेंट है वो माइनस बाहर आ जाएगा उसके। जब भी आप दो रोज को इंटरचेंज करोगे देन वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट बिकम्स नेगेटिव हो जाएगी। इस प्रॉपर्टी 1 में क्या था कि पूरा ट्रांसपोज ले रहे हो आप, हर एक रो और कॉलम को इंटरचेंज करा रहे हो, सारी रोज को कॉलम में लेके जा रहे हो, कॉलम को रो में, तो उसमें वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड, उसमें कोई चेंज नहीं होगी, उसमें वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंज हो जाएगी। ये आपकी दो प्रॉपर्टीज हो गई। राइट डाउन प्रॉपर्टी नंबर 3। तो जब भी आप ऑपरेशन लगाओगे कि मैंने दो रोज इंटरचेंज करी हैं, तो आपका जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3। राइट डाउन। अगर मैं किन्हीं भी दो रोज को आइडेंटिकल बना दूं तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट 0 हो जाती है। इफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0। इफ एनी टू रोज और कॉलम्स, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं सारी, कोई भी यूज हो जाती है आपके क्वेश्चन में। इफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल, क्वेश्चन सिंपल है, प्रॉपर्टी ध्यान में आनी चाहिए। देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, becomes 0। फॉर एग्जाम्पल आपके पास डेल्टा है ABCDEF और यहाँ पे ABCE आ जाए। यहाँ पे देखो फर्स्ट और थर्ड रो बिल्कुल सेम हो गई, ABC, कोई भी दो रो सेम होनी चाहिए, दो कॉलम सेम होनी चाहिए। अगर ये दो रो या एनी टू कॉलम्स आर सेम, जब इसको आप एक्सपेंड करोगे तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट क्या आएगी आपकी 0। तो जब हम प्रॉपर्टी लगाएंगे क्वेश्चन में और मेरी दो रो सिमिलर बन जाए या कोई भी दो कॉलम सेम बन जाए, तो सीधा आप आंसर लिखोगे डेल्टा इक्वल टू 0। ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 3। राइट डाउन प्रॉपर्टी 4। प्रॉपर्टी 4 वही है जो आपने मैट्रिसेस में भी पढ़ी थी स्टूडेंट्स। प्रॉपर्टी 4 वही है जो आपने मैट्रिसेस में भी पढ़ी होगी। मैट्रिसेस में क्या पढ़ा था हमने, अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स को एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करता हूँ, सपोज एक मैट्रिक्स को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो उसका हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाता था 3 से, होता था। डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम मल्टीप्लाई होगी। तो पहले प्रॉपर्टी लिखते हैं, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और column of a determinant is multiplied by a constant k, then its value get multiplied by k। मतलब सपोज मेरा एक ये मैट्रिक्स है ABCDEF GHI, सपोज ये एक मेरा डिटर्मिनेंट है ABCDEF GHI। अगर मैं किसी भी if each element of a row or column of a determinant is multiplied by a constant k, अगर मैं किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को मल्टीप्लाई कर दूं k से, तो वैल्यू जो है डेल्टा की वो मल्टीप्लाई हो जाएगी k से। कहना क्या चाहता है, अगर मैं a की जगह ka लिया हूँ, k भी लिया हूँ, k से लिया हूँ, अगर कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम,
एक सिंगल रो होगी, R1 हो सकता है, R2 हो सकता है, R3 हो सकता है, या C1 C2 C3 हो सकता है। अगर आपके यहाँ पे KA KB KC आ गए तो आप क्या कर सकते हो, पूरी एक रो में से K बाहर निकाल सकते हो। तो आपका ये बच जाएगा ABC DEF GH I। इसमें एक चीज़ बस ये ध्यान में रखनी है आपको कि जब मैं किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कोई भी एक रो या एक कॉलम मल्टीप्लाई होगा उस नंबर से। मैट्रिसेस में हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर ये चीज़ मैं डिटरमिनेंट में कर रहा हूँ, के को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो किसी भी एक रो या एक कॉलम से हो, R1 हो सकता है, R2 R3, कोई भी एक रो हो सकता है। ये आपकी प्रॉपर्टी हो गई 4। नाउ प्रॉपर्टी 5। प्रॉपर्टी 5 को मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल के फॉर्म में बताता हूँ। अगर कोई भी आपका डिटरमिनेंट है, उसमें सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो एंड कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स। एग्जांपल में समझाता हूँ, उससे क्लियर समझ आएगा। सपोज आपका ये एक डिटरमिनेंट दे रखा है A1 प्लस लैम्डा 1, A2 प्लस लैम्डा 2, A3 प्लस लैम्डा 3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। अगर सपोज ये आपको डिटरमिनेंट दे रखा है तो मैं इस डिटरमिनेंट को एक्सप्रेस कर सकता हूँ एज द सम ऑफ 2 डिटरमिनेंट। कैसे? पहले डिटरमिनेंट में फर्स्ट वाले नंबर आ जाएंगे, A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। ये फर्स्ट डिटरमिनेंट हो गया। प्लस सेकंड डिटरमिनेंट में ये लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 आ जाएंगे, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, और बाकी टर्म्स ऐसे थे B1 B2 B3, C1 C2 C3। तो मतलब कोई भी डिटरमिनेंट है उसमें अगर कोई सम का टर्म आ रहा है तो मैं उसको एक्सप्रेस कर सकता हूँ एज द सम ऑफ 2 डिटरमिनेंट। A1 A2 A3 फर्स्ट डिटरमिनेंट में आ जाएंगे, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 सेकंड डिटरमिनेंट में आ जाएंगे। ये थी आपकी प्रॉपर्टी नंबर 5। नाउ प्रॉपर्टी 6। प्रॉपर्टी 6 वही है जो आपने मैट्रिसेस में पढ़ी थी। जैसे हमने मैट्रिक्स में ऑपरेशन लगाए थे, रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन, तो हम डिटरमिनेंट में भी सेम ऑपरेशन लगा सकते हैं। उसमें वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट पे कोई चेंज नहीं आता। इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट the equimultiples of corresponding elements are added, value of the determinant remains same। एग्जाम्पल से बताता हूँ। मान लो आपके पास एक डिटरमिनेंट है A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। जैसे हमने मैट्रिक्स में ऑपरेशंस लगाए थे, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाए थे, इसमें भी लगा सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पे ऑपरेशन लगाया R1 इक्वल टू R1 प्लस K टाइम्स R2, ये ऑपरेशन लगाया, तो डेल्टा आपका सेम रहेगा, कोई भी वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। तो जो अगला स्टेप होगा क्या होगा, R1 प्लस K टाइम R2, तो क्या होगा A1 प्लस K A2, B1 प्लस K B2, C1 प्लस K C2, ये हो जाएगा। बाकी दो रोज एज इट इज रहेंगे। इन शॉर्ट जो आपने एलिमेंट्री ऑपरेशंस पढ़े थे वो सारे इसमें अप्लाई हो जाते हैं। कॉलम ऑपरेशन लगाओ या रो ऑपरेशन लगाओ, दोनों टाइप के ऑपरेशन लग जाएंगे। R1 इक्वल टू R1 प्लस के R2 लगाओगे तो रो ऑपरेशन हो रहा है, रो 1 चेंज होएगी। अगर इसी में मैं कॉलम ऑपरेशन लगाऊँ C1 प्लस K टाइम C2, इसमें ये ऑपरेशन लगा रहा हूँ, तो क्या होगा, कॉलम 1 चेंज होगा, A1 प्लस K टाइम्स B1, ऐसे चेंज होंगे एलिमेंट। C1 प्लस K टाइम्स C2, A1 प्लस K B1, A2 प्लस K B2 एंड A3 प्लस K B3, B1 B2 B3 एज इट इज रहेगा, C1 C2 C3 भी एज इट इज रहेगा। तो ये सारे ऑपरेशन हो गए जो आप इसमें लगा सकते हो। ये आपकी प्रॉपर्टीज हो गई डिटरमिनेंट की। स्टूडेंट्स, अभी हमने सीखा कि क्या वेरियस प्रॉपर्टीज होती है डिटरमिनेंट की। अब कुछ आपको क्वेश्चंस कराता हूँ
एक्सरसाइज 4.2 के। इसमें आपको मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ, कुछ क्वेश्चंस इस लेक्चर में करेंगे, कुछ क्वेश्चंस अगले लेक्चर में करेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी। सीधा क्वेश्चन आएगा, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट एंड विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट। फर्स्ट क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट को यूज करना है एंड विदाउट एक्सपेंडिंग। एक्सपेंडिंग नहीं करनी है डिटरमिनेंट की, मतलब जो हमने डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना सीखा था उसको बिना एक्सपेंड किए प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए आपको ये प्रूव करना है जो हम करने जा रहे हैं। तो इसलिए प्रॉपर्टीज का इंपॉर्टेंस यहाँ पे आ जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक और चीज़, इसमें एग्जाम्पल्स जो है सॉल्व एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि यू प्लीज गो थ्रू दोज एग्जाम्पल्स आफ्टर हैविंग डन दिस एक्सरसाइज। 4.2 को करने के बाद सारे बच्चे एग्जाम्पल्स को खुद स्टडी करेंगे। कोई प्रॉब्लम आती है तो टेल मी। चलो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहले मैं आपका थोड़ा बेसिक क्वेश्चंस कराऊँ कि प्रॉपर्टीज अप्लाई कैसे करनी है, कैसे दिमाग में लानी है कि कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं। आपको मैंने 5-6 प्रॉपर्टीज बताई हैं, सर इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, इसमें कौन सी लगेगी, तो ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 प्रूफ करनी है। अब डिटरमिनेंट को देखो, यहाँ पे 2 टाइप की प्रॉपर्टी लग सकती है। देखो फर्स्ट, एक मैंने आपको सम वाली प्रॉपर्टी बताई थी, जब भी ऐड हो जाए नंबर तो आप उसको एज अ सम ऑफ 2 डिटरमिनेंट लिख सकते हो। पहले डिटरमिनेंट में क्या लिखेंगे, एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स वाई जेड, प्लस दूसरे डिटरमिनेंट में एक्स वाई जेड ए बी सी, एक तो वो तरीके। चलिए पहले वही कर लेते हैं। इस डिटरमिनेंट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स वाई जेड। सम वाली प्रॉपर्टी तभी लगेगी जब या तो पूरे कॉलम में ऐड हो रहा होगा या एक रो में ऐड हो रहा होगा। मैंने पहले ये लिख दिया, फर्स्ट डिटरमिनेंट प्लस एक्स वाई जेड ए बी सी, ये सेकंड डिटरमिनेंट होगा। ये मैं एलएचएस ले लीजिए, ये मैंने प्रॉपर्टी लगा दी। प्रॉपर्टी आपको पूरे लिखने की जरूरत नहीं है कि यूजिंग दैट डिटरमिनेंट एनी डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ 2 डिटरमिनेंट, डायरेक्ट करना। जो भी हम ऑपरेशन लगाएंगे वो लिखेंगे। अब ये आपने एज अ सम ऑफ 2 डिटरमिनेंट लिख दिया। अब देखो फर्स्ट और थर्ड कॉलम सेम हो गया, सेकंड और थर्ड कॉलम सेम हो गया। मैंने क्या बताया था, एक डिटरमिनेंट की कोई भी 2 रोज या कोई भी 2 कॉलम आइडेंटिकल होते हैं देन वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट बिकम्स 0। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा सिंस 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल therefore value is 0। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। आंसर इज 0, प्रूफ हो गया। तो हमने सिंपल ब्रेक कर लिया। फिर हमने देखा कि C1 और C3 आइडेंटिकल है, C2 और C3 भी आइडेंटिकल है। कोई भी 2 कॉलम आइडेंटिकल होते हैं तो वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट बिकम्स 0। तो ये आंसर आ गया आपका, सिंपल। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। ऐसे आपके मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे होंगे। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। सेकंड आप होमवर्क करना अपने आप। थर्ड क्वेश्चन करो। डिटरमिनेंट है 2, 3, 5, 7, 8, 9, 65, 75, 86। इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 करनी है यूजिंग प्रॉपर्टीज लगा के 0 करनी है। देखिए यहाँ पे एक चीज आप कर सकते हो, 7 को देखो, ये 65 है, 75, 86। 7 को मैं 65 ला सकता हूँ। 7 इंटू 9, 7 9 का 63 प्लस 2, 65 आ गया। 8 इंटू 9, 72 प्लस 3, 75 आ गया। 9 इंटू
9 81 प्लस 5 86 आ गया। तो आपको ये पता चल गया अगर मैं C2 को 9 से मल्टीप्लाई करूं और उसमें ऐड कर दूं C1 तो आई विल गेट द सेम नंबर जो कॉलम 3 में आ रहा है। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तीनों को 9 से और कॉलम 1 ऐड कर दूं तो यही नंबर आ जाएगा यही नंबर। तो क्या ऑपरेशन लगाएंगे, C2 को लिखेंगे 9 टाइम्स C2 प्लस C1, ये ऑपरेशन हो रहा है। C2 को क्या लिखा, 9 टाइम्स C2 प्लस C1। C2 को 9 से मल्टीप्लाई किया और C1 ऐड कर दिया। अच्छा, मैंने कहा था कि अगर किसी भी आप कॉलम को, किसी भी एक कॉलम या रो को कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए अब ऑपरेशन लगाते हैं इसमें। ये तो एज इट इज रहेगा। C2 को मल्टीप्लाई किया 9 से, 7 9 का 63 प्लस 2 65, ये क्या आ जाएगा 75, ये क्या आ जाएगा 86 और आपका ये एज इट इज। क्लियर हुआ। अब कोई भी दो कॉलम क्या है, आइडेंटिकल, C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, देयरफॉर डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ये आपका प्रूफ। तो ये काफी सिंपल क्वेश्चन है स्टार्टिंग के। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इस वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट को आपको 0 प्रूव करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। LHS 1 1 1 BC CA AB, पहले इनको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है। AB प्लस AC, BC प्लस AB एंड CA प्लस BC, ये हमने इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब इस वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट को हमें 0 लाना है। अब आपको ये लग रहा होगा सर ये तो सम हो गया, इसको अलग अलग कर लेते हैं। 1 1 1 BC CA AB AB BC CA, तो उसका कोई पर यूज़ नहीं होगा हमें, क्योंकि कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा। मैंने कहा था कि एक किसी भी रो या कॉलम में से मैं कोई स्केलर कॉमन निकाल सकता हूँ, क्योंकि पूरी को मल्टीप्लाई होती है। अब आपने एक चीज़ देखी होगी, अगर मैं C3 में C2 ऐड कर दूँ, AB प्लस BC प्लस AC, एक फैक्टर बन गया। AB प्लस BC प्लस AC, सेम फैक्टर बन गया। AB प्लस BC प्लस AC, ये भी सेम फैक्टर बन जाएगा। कॉलम 3 में सेम फैक्टर आ जाएगा। फिर क्या निकाल सकता हूँ मैं, कॉमन निकाल सकता हूँ। तो यही ऑपरेशन लगाते हैं। C3 को क्या लिखा, C3 प्लस C2, कॉलम 3 में कॉलम 2 ऐड कर दिया। तो क्या आया 1 1 1 BC CA AB एज इट इज। C3 में ऑपरेशन लगा रहा हूँ तो C3 चेंज होगा, AB प्लस AC प्लस BC, ये आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा BC प्लस AB प्लस AC, और यहाँ पे AB प्लस BC प्लस AC, वही आएगा सेम। अब ये देखो ये तीनों फैक्टर सेम आ गए। सेम आ गए तो क्या ले सकते हैं, टेकिंग AB प्लस BC प्लस CA कॉमन, आप कॉमन ले सकते हो। कॉमन लोगे तो क्या आएगा 1 1 1 एज इट इज, BC CA AB एज इट इज। कॉमन लिया तो क्या आया 1 1 1 बचा। क्यों, क्योंकि मैंने कहा था कि किसी भी एक कॉलम या रो को मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ये तीनों में सेम फैक्टर आ रहा है, तो पूरे एक कॉलम में से आपका कॉमन आ जाएगा। तो AB प्लस BC प्लस CA पूरा कॉमन निकाल लिया C3 में से। यहाँ पे 1 1 1 बच गया, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा इसके, AB प्लस BC प्लस AC, ये कॉमन आ जाएगा। अब देखो C1 और C3 आइडेंटिकल हो गए। C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, देयरफॉर डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल बन जाते हैं तो डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाती है 0। तो सिंपल है, C3 में C2 ऐड किया, ये सेम चीज़ बन गई, कॉमन निकाल लिया, 1 1 1 1 बन गए दो कॉलम, तो वैल्यू ऑफ डेल्टा क्या आएगी 0। तो ऐसे प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए यू हैव टू फाइंड द क्वेश्चंस।
स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे सब बच्चे। चलिए, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ये इसके बराबर करनी है। डिटर्मिनेंट में एक चीज़ याद रखना, आपको हमेशा LHS सॉल्व करना है। LHS सॉल्व करके ये लाना है, इसको सॉल्व नहीं करना, इसको सॉल्व करना है और प्रॉपर्टी लगा के करना है। एक्सपेंड नहीं करना, एक्सपेंड करके तो आ जाएगा दोनों साइड, मार्क्स नहीं मिलेंगे, प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करना। चलिए, अब पहले इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं। मुझे यहाँ पे 2 चाहिए, मतलब कुछ पक्का ऐड करने पे किसी रो या कॉलम में से कॉमन आ रहा होगा तभी आएगा, ये तो नहीं आएगा, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में निकाला था। यहाँ पे APX चाहिए, BQY CRZ, ये R है, B नहीं है, दैट इज R, CRZ। तो मतलब ये वाले टर्म चाहिए APX, सेकंड रो में जो है सम में लिखे हुए हैं, BQY चाहिए और CRZ चाहिए, मतलब जो स्टार्टिंग के टर्म है इनको मुझे हटाना है, कुछ प्लस करके तोड़ना है कुछ बेसिकली। अब मैं इसमें वो प्रॉपर्टी भी नहीं लगा सकता जो मैंने सम वाली बताई थी। रीज़न भी, हर एक रो में एडिशन हो रहा है। मैंने कहा था कि किसी भी एक रो में एडिशन होगा, अगर इस रो में हो रहा था तो मैं ब्रेक करके लगा देता, तो वो प्रॉपर्टी भी नहीं लग सकती। तो इस केस में क्या करते हैं, आप इन एलिमेंट्स को रो वाइज ऐड करो या कॉलम वाइज, मन में एक बार ऐड करके देखो। अगर मैं C1 + C2 + C3 करूँ, डिफरेंट नंबर है तो B + C + Q + R + Y + Z, A + C + R + B + Z, कोई फायदा नहीं। अगर मैंने इनको रो वाइज ऐड करा, R1 + R2 + R3, B 2 बार ऐड हो जाएगा, C 2 बार ऐड हो जाएगा, A 2 बार ऐड हो जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, A + B + C आ जाएगा फर्स्ट एलिमेंट। अगर मैंने R1 में ऐड किया R1 + R2 + R3, रो वाइज ऐड कर रहा हूँ, तो 2 टाइम A + B + C आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे क्या आएगा, 2 टाइम्स P + Q + R, 2 टाइम X + Y + Z। तो इससे कुछ बात बन सकती है। तो हम पहले क्या ऑपरेशन लगाएंगे, R1 को लिखा R1 + R2 + R3। एक चीज़ का ध्यान में रखना, जब R1 पे ऑपरेशन लगा रहे हो तो R1 चेंज होगा, बाकी 2 रो पहले एज इट इज लिखो, C + A R + B Z + X, A + B P + Q X + Y, ये एज इट इज लिखो। अब R1 चेंज होगा, R1 में 3 एलिमेंट है, दिस ये चेंज होंगे। R1 में क्या चेंज आया, R1 को प्लस करना है R2 में, प्लस करना है R3 में, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होना है, B + C + C + A + A + B, तो क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ A + B + C, यहाँ पे क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ P + Q + R, और यहाँ पे आएगा ट्वाइस ऑफ X + Y + Z। ये आपके लेफ्ट हैंड साइड लेके 2 कॉमन आ जाएगा, बाहर निकाल लीजिए 2, क्या बचा, A + B + C, P + Q + R, X + Y + Z, C + A R + B Z + X, A + B P + Q X + Y, ये बचा। 2 कॉमन निकाल लिया R1 से, क्योंकि तीनों में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, किसी भी एक रो से या किसी भी एक कॉलम में से आप कॉमन निकाल सकते हो, वो बाहर आ जाएगा, 2 कॉमन आ गया, ये चीज़ आ गई हमारी। अब ये चीज़ लानी है इन टर्म्स में से, तो एक ही ऑप्शन बचा है कि इनको कुछ माइनस करते हैं। माइनस करोगे तो आपके ये टर्म्स आ जाएंगे। चलिए देखते हैं, A + B + C में से अगर मैंने माइनस कर दिए C और A कट जाएंगे, B आ जाएगा, ऐसे R और P कट जाएंगे, Q आ जाएगा, Z और X कट जाएंगे, Y आ जाएगा। तो अगला जो ऑपरेशन लगाऊंगा वो लगाऊंगा R1 में से R1 - R2 करके, BQY आ जाएंगे, बेशक वहाँ पे सेकंड रो में आ रहा हो, कोई बात नहीं, बाद में इंटरचेंज कर देंगे रो को। तो R1 में ऑपरेशन मैंने लगाया R1 - R2, 2 टाइम R1 - R2 करा, A + B + C - C - A, क्या बचेगा, B बचेगा, डायरेक्ट लिखो, R और P कट जाएंगे, Q बचेगा, Z और X कट जाएंगे, Y बचेगा। देखो BQY आ गया सेकंड रो, तो ऐसे सारे आ जाएंगे, फिर इंटरचेंज करेंगे। यहाँ पे C + A एज इट इज, R + B एज इट इज, Z + X एज इट इज, A + B एज इट इज, P + Q एज इट इज,
और x प्लस वाई एज इट इज। ये आ गया आपका ऑपरेशन लगा के, जब मैंने R1 को ऑपरेशन लगाया R1 माइनस अब ये आ गया। अब क्या चाहिए मुझे, ये वाली रो आ गई मेरी, एक तरह से एलिमेंट आ गया, इसके बाद में इंटरचेंज करें। अब मुझे चाहिए, अब देखो क्या सब्ट्रैक्ट कर सकते, ये आपकी सेकंड ये वाली रो आ सकती है a p और x। देखो R3 में से R3 माइनस R1 कट गया, a प्लस बी माइनस बी a बच जाएगा, p प्लस क्यू माइनस क्यू p बच जाएगा, x प्लस वाई माइनस वाई x बच जाएगा। तो अगला ऑपरेशन क्या लगाऊंगा, R3 को लिखा R3 माइनस R1, 2 एज इट इज, t क्यू वाई एज इट इज, c प्लस a, r प्लस b, z प्लस x एज इट इज, a प्लस b माइनस b सब्ट्रैक्ट किया, a रह गया, p प्लस q माइनस q, p बच जाएगा, x प्लस वाई माइनस वाई x बच जाएगा। जब ये ऑपरेशन लगाए तो ये आ गया, ये वाला रो भी आ गया। उसकी चिंता बिल्कुल नहीं करनी हमें कि सर ये तो हमारा R3 में आ रहा है, वो R1 में, बाद में इंटरचेंज हो जाएगा। अब सी आर जेड लाना है, आ जाएगा, R2 में से R3 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो R2 को क्या लिखा, R2 माइनस R3, बी क्यू वाई एज इट इज, c प्लस a माइनस a, c बच गया, यहाँ पे r बच जाएगा, यहाँ पे z बच जाएगा, ये a b x। अब देखो क्या क्या रो लानी है मुझे, a p x मुझे चाहिए R1 में, b q y R2 में चाहिए। तो पहले क्या करते हैं, R2 को एक्सचेंज करा देता हूँ, सॉरी R1 को एक्सचेंज करा देता हूँ R2 से, R1 को एक्सचेंज करा दिया R2 से, R2 ऊपर चली जाएगी, R1 नीचे आ जाएगी। मैंने कहा था कोई भी दो रोज को इंटरचेंज कराऊंगा तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया, सी आर जेड ऊपर चला गया, बी क्यू वाई नीचे आ गया, ए पी एक्स एज इट इज आ गया सेकंड रो में, बी क्यू वाई, ये पर्पस हमारा सॉल्व हो गया। अब देखो ए पी एक्स कहाँ चाहिए, फर्स्ट रो में, सी आर जेड कहाँ चाहिए, थर्ड रो में, तो दोबारा एक्सचेंज कराओ, R1 को एक्सचेंज करा दिया R3 से, एक माइनस पहले ही था, दो रो द्वारा इंटरचेंज कराई, एक माइनस द्वारा आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये खाली 2 ही बचेगा, ए पी एक्स बी क्यू वाई एज इट इज, और सी आर जेड यहाँ पे आ गया, यहाँ पे माइनस था, एक बार एक्सचेंज कराया, तो किन्हीं भी दो रो को इंटरचेंज करूंगा नेगेटिव अब हो जाएगा डिटरमिनेंट, मैंने बताया था प्रॉपर्टी नंबर 2। फिर R1 और R3 को दोबारा एक्सचेंज कराया, माइनस, एक और माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 एज इट इज, ये आपका प्रूफ हो गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है, इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। स्टूडेंट्स ये आपका 5th क्वेश्चन था, आई होप पूरा अच्छे से समझ आया होगा। इसकी काफ़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है, क्योंकि आपको थोड़ा टाइम लगेगा कि मैं क्या ऑपरेशन लगाऊँ, वो आपको प्रैक्टिस से आएगा। तो एनालाइज करनी है प्रॉब्लम को, मैंने देखा कि R1 प्लस R2 प्लस R3 करूँगा तो 2 बाहर आ रहा है, फिर मैंने देखा कि इनमें से माइनस करूँगा तो सिंगल रो बच जाएगी, R1 माइनस R2 कर दिया, फिर इसमें से ये माइनस कर दिया, वो सिंगल रो बच गई, फिर R2 में से R3 माइनस किया, ये सिंगल रो बच गई, फिर मैंने देखा एक्सचेंज करने पे मेरा वो रिजल्ट बन रहा है। तो इन शॉर्ट डिटरमिनेंट में कोई भी क्वेश्चन आए प्रूफ करने के लिए, तो आपको राइट हैंड साइड को देखना है कि मैं राइट हैंड साइड में मुझे क्या चाहिए, जो आपको राइट हैंड साइड में चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चन करना है। कॉमन निकालना है, कॉमन निकालो, ऑपरेशन लगाने ऑपरेशन लगाओ, एडिशन के सब्ट्रैक्शन के जो मर्जी लगाओ, राइट हैंड साइड को देखते हुए करना है। तो ये आपके 5 क्वेश्चन हो गए एक्सरसाइज 4.2 में। इस लेक्चर में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे, जो इसका पार्ट 3 होगा। ये आपके फर्स्ट 5 क्वेश्चन हो गए एनसीईआरटी के, जो इसमें एनसीईआरटी में एक्चुअली हर टाइप की प्रॉब्लम अलग है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन हम कवर करेंगे क्लास में। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 6। तो इस लेक्चर के बाद आप क्या करिए, ये जो मैंने 5 क्वेश्चन कराए हैं, इनको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, अच्छे से पूरा थॉरोली पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ को। प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद इन 5 क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ये आपका आज का काम है, ये होमवर्क है। इसके बाद क्या करना है आपको, इन 5 क्वेश्चन को करने के बाद जो इसके सॉल्व्ड एग्जाम्पल हैं
एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 12, एग्जाम्पल नंबर 13, एग्जाम्पल 14। इन एग्जाम्पल्स को, जितने भी एग्जाम्पल हैं, एक बार गो थ्रू कीजिए, आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि ऑपरेशंस कैसे लगाने हैं, उससे आपको समझ भी आ जाएगा। तो आज का काम यही है, पहले प्रॉपर्टीज पढ़नी है, फिर पूरे क्वेश्चंस करने हैं, पांचों के पांचों क्वेश्चन, और जो इसके सॉल्व एग्जाम्पल हैं उन सॉल्व एग्जाम्पल को आपको प्रैक्टिस करना है। तो आज के लिए इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो आपको मैं डे आफ्टर टुमारो, थर्सडे को आपको मिल जाएगी नेक्स्ट वीडियो इसकी, इस पार्ट की। तब तक इनको अच्छे से प्रैक्टिस करो, 12th बोर्ड्स हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करो हर चैप्टर को, जो भी आपको करा रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द लेक्चर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।